लद्दाख में एलएसी पर तनाव को देखते हुए अब उत्तराखंड से लगी सीमा पर भी हलचल तेज होने लगी है। लिहाजा सेना और वायुसेना उत्तराखंड में भी चौकन्नी हो गई है। खबरों के मुताबिक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उत्तराखंड में एलएसी के पास उड़ान भरी है। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर उत्तराखंड से लगी सीमा पर पहले की तरह गश्त कर रहे हैं। चीन के लिए संदेश साफ है, अगर उसने कोई हमाकत करने की कोशिश भी की, उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा वो पीढ़ियों तक याद रखेगा। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने आसमान में अपनी घेरेबंदी को और मजबूत कर लिया है। सीमा के पास उत्तराखंड के दूर दराज के गांव से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए प्रशासन अब ग्रामीणों को सैटेलाइट फोन बांट रहा है। प्रशासन का यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अगर कोई सीमा पर कोई भी साजिश रची गई तो ग्रामीणों के जरिए उनको फौरन सूचना मिल सकती है। जमीनें नहीं, विमानों और हेलीकॉप्टर की मदद से उनका फौरन जवाब भी दिया जा सकेगा। देखते हैं उत्तराखंड का यही आसमाने जंग। हम इस समय चीन सीमा के नजदीक गमशाली गांव में हैं। गमशाली गांव में आईटीबीपी की चेक पोस्ट है, वहां परमिट दिखाने के बाद ही आगे जाना होता है। गमशाली एक ऐसा गांव है जहां अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है इन दिनों। आर्मी या आईटीबीपी यहां से बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो यहां के लोग को अलर्ट पर रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि पिछले एक महीने में यहां के कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क थे उसको मजबूत करने की कोशिश राज्य सरकार ने भी की है, निश्चित रूप से केंद्र की मदद के जरिए। यहां कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, लेकिन जब चीन के साथ विवाद हुआ तो जो बॉर्डर एरियाज से लगे गांव थे वहां पर कम्युनिकेशन के सिस्टम को तैयार किया गया, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या बॉर्डर पर होती है तो बॉर्डर एरियाज पर रहने वाले ग्रामीणों से संपर्क साधा जा सके और उनको किसी भी तरीके से अगर रेस्क्यू करने की बात है या कोई भी और मदद की उनको जरूरत है तो वो उनको दी जा सके। तो गमशाली गांव का भी हम आज निरीक्षण करेंगे, वहां के लोगों की बात सुनेंगे, समझेंगे। चीन सीमा के करीब बसे गांव में अब जिला प्रशासन के जरिए भी पल पल का अपडेट लिया जाने लगा है। यही वजह है कि सीमावर्ती गांव में सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। ये क्षेत्र दुर्गम ऊंचाई पर होने के कारण संचार नेटवर्क से अब तक नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले 3 महीने में चीन के साथ जिस तरीके की तनातनी हुई है, उसके बाद सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर इन गांवों में संचार के साधन मुहैया कराने को लेकर तैयारियां की और आखिर में पिछले महीने हर ग्राम प्रधान के पास सैटेलाइट फोन उपलब्ध करा दिया गया। जानकारों का मानना है कि इस सैटेलाइट फोन के जरिए आपात स्थिति में ग्रामीण जिला प्रशासन से या प्रशासन इन ग्रामीणों से संपर्क कर वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता है। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि अभी इन फोन से किसी को फोन करना काफी महंगा पड़ता है, लेकिन सरकार ने इसे ट्रायल के तौर पर दिया है, जो प्रयोग सफल रहा है। पिछले कुछ महीनों से जो चीन के साथ विवाद चल रहा है, उसके बाद जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर कम्युनिकेशन के जो साधन है उनको विकसित किया गया है। मेरे साथ इस समय मलारी गांव के प्रधान हैं बातचीत करने के लिए। राणा जी, ये क्या है आपके पास? सैटेलाइट फोन है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए विस्तार से थोड़ा। ये सैटेलाइट फोन है और ये हमें यहाँ तहसील से मिला हुआ है एनडीआरएफ की तरफ से। तो इसमें पैसा डालना है और इमरजेंसी बात करनी है बस। कब मिला ये फोन आपको? ये मिल गया हमको 2-2.5 महीने हो गए। तो ये देखिए, ये एक सैटेलाइट फोन है। मैं अगर इसको हाथ में रख सकूं, ये एक सैटेलाइट फोन है। बीएसएनएल को शायद इसलिए बंद किया होगा कि इमरजेंसी कंडीशन में कई बार उसका नेटवर्क फेल हो जाता होगा, तारें टूट जाती होंगी, क्योंकि ये आपदाग्रस्त एरिया भी है, इसीलिए जो नेटवर्क होता है वो बहुत खराब होता है। लेकिन जो हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले ही ये सैटेलाइट फोन सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को दिया गया है और इसकी कॉल दर शायद थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आपदा के
समय पर या कहें कि अगर कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उसमें यह फोन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। वास्तव में इन क्षेत्रों में टेलीफोन की लाइन नहीं है। कई बार BSNL ने संचार सेवा यहां उपलब्ध कराई, लेकिन खराब मौसम के कारण ये सेवा सफल नहीं हो पाई। इसके कारण इन ग्रामीणों से संपर्क नहीं हो पाता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। सेना और ITBP सीमा पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में ग्रामीणों के पास संपर्क के साधन न होना एक समस्या खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि ग्रामीणों को अब सैटेलाइट फोन से जोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में ये पहली बार है जब सीमावर्ती गांव में सैटेलाइट फोन काम कर रहा है। हम इस समय चीन सीमा के सटे हुए गांव गमशाली में हैं। गमशाली में लोग कैसे रहते हैं, गमशाली की क्या क्या समस्याएं हैं, गमशाली के लोगों की सरकार से क्या क्या मांग है और गमशाली के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हम आज यहाँ पहुंचे हैं। आप नेटवर्क अब कैसे संपर्क करती हैं, कैसे बात हो पाती है, कितनी बड़ी समस्या थी, यह समस्या का समाधान कैसे हुआ है? ये आजकल हमें सैटेलाइट वाला फोन मिला है ना, उससे हम संपर्क कर रहे हैं फोन का, और उस पर रिचार्ज 1800 भरना पड़ता है, हमें बैलेंस 600 मिल रहा है। फिर आने जाने का फोन वो नहीं हो पा रहा, उसमें 36 रुपये कॉल हो रहा। आप 6 महीने इस क्षेत्र में रहते हैं, 6 महीने दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा क्यों रहना पड़ता है? अब यहाँ बर्फ लगता है तब हम यहाँ नहीं रह सकते। क्या हमारे बच्चे नीचे, यहाँ फोन के पर बहुत परेशानी है, कितना चिंता होता है। हम आपके साल तो कोरोना भी लग रखा है, कितना चिंता हो रहा है ना। कोई नीचे से आएगा तब वो आ रहा है कि हाँ ठीक है ऐसा है। अच्छा, जब बर्फ पड़ती है तो ये पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है? नीचे जाते हैं, दीपावली में सब नीचे जाती है। 6 महीने ये तमाम लोग इस क्षेत्र को छोड़ के नीचे चले जाते हैं, और चूंकि ये आपदा के अलावा जो बॉर्डर एरिया है, तो ये एक बड़ी बात हो रही है कि इस क्षेत्र को ऐसा विकसित किया जाए ताकि साल भर लोग यहाँ पे रहें। वास्तव में सैटेलाइट फोन इन ग्रामीण क्षेत्रों में इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये सेना के अलावा सेकंड लाइन डिफेंस के गांव हैं। यहाँ के ग्रामीणों में भी देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है। यही वजह है कि सैनिकों के साथ साथ ये ग्रामीण भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ट्रेनिंग इसलिए करना चाहते हैं कि यदि मुकाबला हुआ तो चीनी सैनिकों से सीधा मुकाबला ये ग्रामीण भी कर सकें। चमोली जिले के बड़ा होती क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में यहाँ सेना और ITBP तो मुस्तैद है ही, लेकिन आसपास के ग्रामीण भी सेकंड लाइन डिफेंस के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की सरकार और सेना से मांग है कि उन्हें भी सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी देश के काम आए। अभी हाल में हमारे यहाँ पे दूसरे पड़ाव होता है, वो कहते हैं टिमखिम, जहाँ पे पार्वती कुंड माना जाता है। वहाँ पे कुछ चाइना वाले आए थे और हमारे इन्होंने उनसे मुकाबला किया है, मतलब उनको आने नहीं दिया। और हम भी यही सोचते हैं कि अगर चाइना वाले आएंगे तो हम डट के उनसे मुकाबला करेंगे और हम उनको नहीं कर देंगे, यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम भी पूरा एक यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे घाटी है, यहाँ पे हम लोग जो हमारी फौजी भाई है उनसे हम दूसरी पंक्ति में हम यहाँ पे पैरी हैं। फोर्स तो जाहिर है, आपने देखा है, ये तो सारे अलर्ट हैं ही, पर सेकंड नंबर तो हम भी हैं यहाँ पर इनको सपोर्टिंग करने के लिए। चीन से तनातनी के बीच जब सेना की गतिविधियां उत्तराखंड की सीमा पर तेज हुई तो ग्रामीणों ने भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मांग सरकार और सेना से कर डाली। वास्तव में 1962 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र के ग्रामीणों को दुश्मनों से निपटने के लिए युद्ध के कई गुर सिखाए गए थे। यहाँ के कई बुजुर्गों को अभी भी चीन सीमा तक पहुँचने के गुप्त रास्तों का पता है। इस वक्त हमारे साथ गमसाली गांव के पूर्व प्रधान मौजूद हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे कि सुरक्षा के लिहाज से दूसरी पंक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी काफी मदद इसमें करते हैं। तो क्या लगता है कि इन क्षेत्रों का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए अभी उसमें काम करने की जरूरत है? बहुत जरूरत है। ये अभी जो इससे 62-65 में ये जब लड़ाई हुआ चाइना और इनका, उसमें तो हमारा जो पुरुष ने बहुत मदद किया सैनिकों का। अभी भी तैयार है लोग, लेडीज जेंट्स। अभी वो कहते हैं कि अगर सेना लोग हमको कहे कि अभी चलो हम तैयार है, हम भी तैयार है। अगर वो करेंगे अभी चलो तो हम तैयार है। अब सेना के पास हुआ है, हम लोगों को हमारे जो पूर्वज है उनको इन्हें आइडिया कि कहाँ से रास्ता है, क्या है, कहाँ आ सकते हैं, वो पूरा आइडिया। लेकिन इन सीमावर्ती गांवों की नई पीढ़ी इन गुप्त मार्गों से अनजान है। साथ ही पुरानी पीढ़ी के कई गुर भी ये पीढ़ी नहीं सीख पाई।
अब नई पीढ़ी ये मांग कर रही है कि उन्हें सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो सेकंड लाइन सुरक्षा के लिए ग्रामीण तैयार रहें। 62 में थोड़ा लोग जो है भयभीत थे, पहले था, लोग ट्रेनिंग चल रही थी, एसएसबी की ट्रेनिंग चल रही थी, लोगों में कोई शंकाएं नहीं थी उस समय क्या होता कि, लेकिन इस समय जो है लोगों में आत्मविश्वास जगा है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हम सही हैं और हम किसी मुकाबले के लिए तैयार हैं। ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप अध्यापक भी रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं? यहाँ के बुजुर्ग जो हैं नीचे के जवानों से काफ़ी आगे हैं, बहुत आगे हैं, इनमें इतना आत्मविश्वास है, इतना साहस है, ये उनसे भी ज़्यादा आगे मुकाबला कर सकते हैं। पलायन पहाड़ों से एक बड़ा मुद्दा रहा है। नीति और माना दोनों घाटियों से ग्रामीणों का पलायन होता आ रहा है। यही वजह है कि आज इन घाटियों में युवाओं की संख्या कम हो गई है और सिर्फ रिटायर्ड बुजुर्ग ही अपने गांव में रुके हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में महसूस की जाने लगी है। आपकी उम्र अभी कितनी होगी? 87 वर्ष है। अच्छा, जब पहले यहाँ से व्यापार होता था तिब्बत के साथ में, तो क्या आप लोग भी कभी गए व्यापार करने के लिए? थोड़ा बहुत किया, बकरी लेके घोड़ा लेके गया। कितनी आबादी आपके इस गांव की है और क्या यहाँ पर युवा लोग भी रहते हैं? युवा तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं। युवा को मर दे। हाँ, जो लड़के हैं। हाँ, लड़के तो ऐसा 2-4 बुढ़ा होंगे और कौन दिखाई देता है। अच्छा, 5-7 बुढ़ा होंगे, वो नीचे दुकान में होंगे। ये क्षेत्र है जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अब बड़ी संख्या में यहाँ से भी पलायन हुआ है। तकरीबन इन बुजुर्ग का कहना है कि 200 से 250 के आसपास के परिवार का ये गांव है, लेकिन मौजूदा वक्त में केवल 60 से 70 परिवार ही यहाँ पर रहते हैं। वैसे सीमावर्ती क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत हैं। इन खूबसूरत क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक आम पर्यटक को जिला प्रशासन से परमिट लेकर ही पहुंचना होता है। हालांकि आईटीबीपी और सेना जिला प्रशासन की तरफ से दिए परमिट को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द कर सकती है, लेकिन अब इस क्षेत्र के विकास की नए सिरे से कहानी लिखने की तैयारी हो रही है। सरकार का फोकस अब सीमांत क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछाने पर है। बॉर्डर एरिया तक रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। हालांकि बहुत से सीमांत क्षेत्र हैं, बहुत से बॉर्डर एरियाज हैं जहां तक की रोड पहुंच चुकी है और इससे आगे और भी जहां तक रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई जानी है उसकी कवायद चल रही है। कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर एरिया तक कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से पहुंचाया जाए। हालांकि रोड कनेक्टिविटी तो अभी तक पहुंची है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मोबाइल कम्युनिकेशन की है, जिसका कि अभाव यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास को लेकर कई योजनाएं बना रही है। यहां पहुंचने के लिए परमिट सिस्टम को खत्म करने की मांग पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कई बार केंद्र से कर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहां स्थानीय निवासियों ने कुछ होम स्टे भी शुरू किए, ताकि अगर कोई पर्यटक यहां आता है तो उसे यहां ठहरने की कोई समस्या न हो। अब जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे इस क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां खुलेंगी, वैसे वैसे ये क्षेत्र मुख्य धारा से सीधा जुड़ता चला जाएगा। जिस तरीके से बुनियादी सुविधाएं यहां पिछले 5 वर्षों में तैयार की गईं, उससे यहां पहुंचना भी थोड़ा आसान हो गया है और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां पहुंचने भी लगे हैं। लेकिन इनर लाइन परमिट अभी भी एक ऐसा कारण है जो यहां पर्यटकों की गतिविधियों को थोड़ा समेटे हुए है। उत्तराखंड के चमोली जिले की सीमा चीन से लगती है और बॉर्डर एरियाज पर जो गांव हैं उनमें किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से बातचीत होती है, उन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय चमोली की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वाति भदौरिया मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैम, जी मीडिया में आपका स्वागत है। जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग बॉर्डर एरियाज के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारे 17 गांव को ये दिए गए हैं और जहाँ पे भी कनेक्टिविटी नहीं है उन सभी जगह पे दिए गए हैं। और उसके पहले डीएसपीटी फोन्स भी हुआ करते थे जिसके माध्यम से वहाँ पे कम्युनिकेशन मेंटेन किया जाता था। और बाकी हमारे लास्ट लाता गांव तपोवन तक तो नेटवर्क आता ही है, तो उसके आगे में हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी वगैरह मतलब दे आर ऑल यूज्ड टू इट कि कैसे उनको उनके अपने सूचक होते हैं जो कि जगह जगह से सूचना पहुँचा सकते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पे रहती हैं। जैसे
बॉर्डर पे जिस तरीके की टेंशन्स होती हैं, तो क्या लोग कभी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? किसी भी तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट होती है या कहीं भी उनका मूवमेंट करना होता है सिविलियन एरिया में? हम लोग के जो बॉर्डर के लोग होते हैं उनके हर चीज़ का प्रॉपर पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो उनकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीज़ें हों, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे, जिससे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। पलायन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस तरीके की बात कही थी कि बॉर्डर एरियाज के गांव खाली ना हो, तो वहां पे उन्होंने कई सारे रोजगार की बात करी थी। तो उस दिशा में भी कुछ बात आगे हुई है? कोई क्लस्टर और आइडेंटिफाई हुए हैं वीविंग और इन सब चीजों के अलावा? अगर आप बिल्कुल, वहाँ पे काफ़ी हमारे जो पर्यटन संबंधी कई सारे, अभी आप अगर जाएंगे वहाँ पे तो आपको अच्छे होम स्टेज मिलेंगे, जिसका अभी रिसेंटली लगभग 1-1.5 साल पहले उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी, और अब वो लोग काफ़ी वहाँ पे खुद भी लोग होम स्टेज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक